नमस्ते दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे, इसलिए क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरा जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपको डिटेल में समझाएंगे और उनका ट्रिक बताएंगे। आइए देखते हैं इस सवाल को। दो पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दो पाइपें हैं। दो पाइप कौन कौन से? एक पाइप है एम और दूसरा पाइप है यहाँ पर एन। एम क्या करता है कि उस पूरी टंकी को 10 मिनट में भर देता है और एन जो है वो 15 मिनट में भर सकता है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा उस टंकी की क्षमता, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। मतलब इनसे कटने वाली कोई संख्या मान लेंगे हम लोग। तो 10 और 15 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है? 30 है, इन दोनों का एलसीएम, है ना। तो 30 लीटर हम यहाँ पर टोटल क्षमता मान रहे हैं अपने टंकी का। क्लियर है। अब देखिए इफ़िशियंसी, मतलब 1 मिनट में कौन कितना भरेगा। भाई ये बताइए कि 30 लीटर टोटल है, ये 10 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 30/10 यानी कि 3 यूनिट। फिर ऐसे ही 30/15 यानी कि 2 यूनिट। अब देखिए 1 मिनट में दोनों कितना भर रहे हैं ये पता चल गया। फिर कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो बताइए 1 मिनट में दोनों पाइप साथ में कितना भरेंगे? 3 और 2 5 यूनिट भरेंगे, है ना। दोनों 5 यूनिट भरेंगे और 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। मतलब 5 मिनट तक दोनों काम कर रहे हैं ना। 5 मिनट तक दोनों भरेंगे कि नहीं? 1 मिनट में अगर 5 यूनिट भर रहे हैं तो 5 मिनट में कितना भर लेंगे? 5 मिनट में कितना भर लेंगे दोनों मिलकर? 5 × 5 = 25 यूनिट। तो 25 यूनिट तो भर लिए वो 5 मिनट के अंदर। अब देखिए टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों टोटल था 30 लीटर भरना, यहाँ पर दोनों मिलकर 25 लीटर तक भर दिए हैं 5 मिनट में। तो बचा कितना है? 30 - 25 यानी कि 5 लीटर। यही 5 लीटर अब कौन भरेगा? एन भरेगा, क्योंकि एम को तो बंद कर दिया गया है। एम को बंद कर दिया गया है तो अब एन भरेगा। और एन जो है 1 मिनट में कितना भर रहा है? 2 यूनिट भर रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसका टाइम निकल जाएगा। कितना होगा ये? 2.5 मिनट, है ना। तो 2.5 मिनट और लग जाएगा, 2.5 मिनट और लग जाएगा जब एन काम करेगा, यानी एन जब उसको भर रहा होगा। तो टोटल कितना लग गया यहाँ पर बताइए। तो 5 मिनट पहले और 2.5 मिनट बाद में जब एन भर रहा था, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 2.5 और ऐड करेंगे तो 7.5। टोटल यहाँ पर 7.5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, बढ़िया है ये भी। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है, स्फेयर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा, हमें डायमीटर निकाल कर बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। पाई की वैल्यू है कितनी? यहाँ पर बोला है 22/7 ले लो, तो 4π × रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो पहले रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया कितना है? 55/44, ठीक है, 55/44। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काट लीजिए 11 से, ठीक है। 11 से अगर इसको काटेंगे तो ये बचेगा 2 के बराबर। 11 से इसको काटेंगे तो 11 × 5 = 55, फिर 0, 11 × 4 = 44, कट गया। ये 4 दूना 8, 8 से इसको डायरेक्टली काट लीजिए, है ना। तो r² की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4 दूना 8, 8 से इसको काटिए तो 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, ठीक है। और ये 7 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें से 9 अलग कर लीजिए और 7 इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 7 इसको दे देंगे, इसका निकाल कर, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया? रेडियस 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, तो ये आ गया 21 के बराबर। ये रेडियस आया है। रेडियस टिक मत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है दोस्तों वो रेडियस का डबल होता है। मतलब यहाँ पर डायमीटर जो होगा वो कितना आएगा? 21 का डबल यानी 42 होगा, 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ए पे मत टिक कर दीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसे ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। टाइम एंड डिस्टेंस का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, मिस मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है ना। अगर एक कोई कांस्टेंट हो जाए
एक कोई कांस्टेंट हो जाए तो दो कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। देखते जाइए। सबसे पहले अगर बात करें, मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस फिक्स हो जाए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड और टाइम को देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में हो जाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर ये स्पीड है और ये उल्टा दिया है 1/t में दे दिया है, क्योंकि डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर रखा है तो 1/t हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो पे आ जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम क्या होगा, उल्टे रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। अब की बार मान लेते हैं कि हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं। टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड आमने सामने हो गए, मतलब यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम रेशियो में होंगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। इसी तरीके से अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो भी डिस्टेंस और टाइम ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सेम रेशियो में होंगे। यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगने वाला है, जिससे ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा, बेसिक यूज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल ये कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में एक कोई निश्चित दूरी, वो 100 मीटर नहीं है, वो 100 मीटर नहीं है, कोई निश्चित दूरी 36 सेकंड में तय करता है और वही सेम दूरी, अब देखिए ए जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बी भी उतना ही दूरी कवर कर रहा है, लेकिन बी 45 सेकंड ले रहा है ना। तो यहाँ पर ए का जो डिस्टेंस है और बी का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गया कि नहीं, दोनों के लिए बराबर हो गए। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेते हैं बी। सबसे पहले इनका टाइम दिया गया है तो हम टाइम के बारे में बात करते हैं, है ना। टाइम बताइए कितना कितना है। टाइम यहाँ पर 36 और 45 है। अगर 36 और 45 का रेशियो लेंगे तो ये भी 9 से कटेगा, 9 चौके 36 और ये 9 पंजे 45, ठीक है। तो 36 और 45 का रेशियो आ गया 4 और 5 का, टाइम का रेशियो मिल गया। बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्पीड का और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा बताए थे अभी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे में हैं। मतलब अगर टाइम दिया है हमें, टाइम का रेशियो दिया है तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, यानी ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5 और उसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा। मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 5:4 हो जाएगा, ठीक है। 5:4 हो गया। तो स्पीड का तो रेशियो हमें पता चल गया कि भैया स्पीड कितनी कितनी होगी। अब सुनते जाइए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से शुरू किए और 100 मीटर दौड़ना है ना। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहुंच जाएगा पहले, है ना, किसी निश्चित टाइम पे। किसी टाइम पे मान लीजिए 30 सेकंड हो गया, 25 सेकंड हो गया, वो 100 मीटर पहुंच जाएगा, है ना। कितने टाइम में पहुंच जाएगा हमें नहीं लेना देना उससे। चलिए, तो ये 100 मीटर की दूरी जो है वो टी टाइम में कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो ए पहले पहुँच जाएगा। मान लीजिए कि टी टाइम पे ए जो है 100 मीटर कवर कर लिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर कवर कर लिया ए। लेकिन उसी टाइम में भाई बी की स्पीड तो कम है, मतलब बी पीछे रह जाएगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे ए यहाँ पर पहुँचेगा बी उससे पीछे ही रहेगा कुछ, और कितना पीछे रहेगा यही यहाँ पर बताना है हमें। क्या बोला है, इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है, मतलब यहाँ पर ये गैप जो है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए टी टाइम दोनों के लिए टाइम फिक्स कर दिया हमने, टाइम फिक्स कर दिया। तो जब टाइम हमने फिक्स कर रखा है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होगा, आमने सामने, यानी दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो चूंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे। देखिए डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम रेशियो में होंगे, तो अगर स्पीड 5 और 4 दिया है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 5 और 4 होगा, है ना। देखिए ए को हम चला रहे हैं 100 मीटर टी टाइम के लिए, 100 मीटर चला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ए का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर हो गया। मतलब 5 की वैल्यू 100 हो रही है तो 1 की वैल्यू 20 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौके 80 हो जाएगी। ये बताइए कि टी टाइम में ए जो है कवर किया 100 मीटर, लेकिन बी जो है वो चला सिर्फ 80 मीटर। ये 100 मीटर पहुँच गया, ये 80 मीटर तक ही पहुँचा टी टाइम में। तो कितना मीटर पीछे रह गया बताइए, तो यहाँ पर 20 मीटर, है ना। तो 20 मीटर से ए जो है हरा देगा बी को, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के सवाल बहुत आराम से बन जाएंगे। बस आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कब कौन कांस्टेंट होता है तो किनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। यहाँ पर ये वाला सवाल, P और Q मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि P अकेले उस टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो Q अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए वही है, P और Q मिलकर 3 घंटे में। ठीक है, तो P प्लस यहाँ पर Q मिलकर कितना घंटा लगाते हैं, 3 घंटा। लेकिन P अकेले कितने घंटे में भर लेता है, 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, है ना। तो 12 लीटर टोटल क्षमता है। 12/3 करेंगे आ जाएगा 4, 12/12 करेंगे आ जाएगा 1। मतलब P 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, मतलब 1 यूनिट पानी भरता है ना। जबकि दोनों मिलाकर 4 लीटर भर लेते हैं। तो अगर P 1 लीटर भर रहा है, दोनों मिलकर 4 लीटर भर रहे हैं, तो मतलब Q कितना भर रहा होगा, Q कितना भर रहा होगा बताइए तो, 3 लीटर भर रहा होगा। भाई दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं, तो इस टोटल दोनों में से P का निकाल दीजिए, मतलब 1 यूनिट निकाल दीजिए तो बचेगा Q। 4 - 1 3 आ जाएगा। तो Q जो है 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। इफ़िशियंसी है ये, कार्य क्षमता है। अब आगे क्या बोला, तो Q अकेले उस टंकी का 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 12 टोटल था लीटर, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 लीटर। ये 3 लीटर Q कितने घंटे में भरेगा बताइए तो। यहाँ पर बहुत सिंपल, 3 लीटर भरना है और 1 घंटे में Q 3 लीटर भर रहा है, 3 यूनिट, तो 3/3 यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा का समय यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल, आगे बढ़िए। ज्योमेट्री में एक ये टाइप बहुत पूछा जाता है आपके सभी एग्जाम्स में। ठीक है, देखिएगा, एक समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन के विकर्णों की संख्या 9 है, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर कितना, 9 के बराबर। बहुभुज यानी पॉलीगन के एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। हमें डिफरेंस निकालना है एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल के बीच का। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों रेगुलर पॉलीगन दिया है, ठीक है, तो उसमें 2 तरह के यहाँ पर एंगल्स होते हैं। अब हालांकि रेगुलर हो इरेगुलर हो, दोनों में 2 तरह के ही एंगल होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, अंतःकोण और बाह्य कोण, है ना। लेकिन खासकर हम लोग यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, तो रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स जिनके सारे के सारे साइड्स इक्वल हों। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड बराबर हैं तो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ऐसा एक पेंटागन है जिसके 5 साइड्स हैं लेकिन पांचों के पांचों साइड्स बराबर हों, है ना। तो कोई भी हो, कितने भी साइड्स हों, लेकिन सारे साइड अगर बराबर हैं तो रेगुलर कहलाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर एक रेगुलर पॉलीगन दिया है ना, एक रेगुलर पॉलीगन आपको दे रखा है और इस रेगुलर पॉलीगन में हम मान रहे हैं कि n साइड हैं, हमें नहीं पता कितने साइड हैं। ठीक है, हम इसको एक जनरलाइज तरीके से देख रहे हैं कि n साइड है ना। n साइड, 3 साइड, 4 साइड, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n साइड है। अगर n साइड है दोस्तों, ठीक ना, तो एक एक्सटीरियर एंगल, अब फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, देखते जाइए। एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड यानी कि n। क्योंकि किसी भी पॉलीगन में जो टोटल एक्सटर्नल एंगल होता है, सभी एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है ना, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या आ गया, एक तो एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई n। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा, बात करें यहाँ पर इंटरनल एंगल के बारे में, यानी इंटीरियर एंगल के बारे में। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 तरीके से इसको ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। एक इंटरनल मतलब इंटीरियर अंतःकोण और बाह्य कोण का जो टोटल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर टोटल तो भाई दोनों का 180 है, अगर इस 180 में से हम एक्सटर्नल वाला घटा दें,
इसको उधर ले जाएंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा, तो हमें इंटरनल मिल जाएगा। तो इंटरनल का फॉर्मूला क्या आ गया, 180 में से एक्सटर्नल को घटा दीजिए, यानी एक्सटर्नल है कितना 360 डिवाइड बाई n, ये घटा देंगे तो इंटरनल का एक फार्मूला ये बन गया। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पर n माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2 और डिवाइड बाई n इंटू यहाँ पर 180, ठीक है, यही ना बनेगा, ठीक है, यही बन जाएगा, है ना, हाँ ये बनता है, ये फार्मूला बनेगा। मतलब इसी को हमने थोड़ा सा इधर उधर किया तो ये वाला निकल कर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये हमें पता चल गया फार्मूला दोनों का। एक ये स्टेप हमको और एक्स्ट्रा नॉलेज पता चला कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के बराबर होगा। हमें इन दोनों का अंतर चाहिए भैया, मतलब इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर चाहिए हमें, है ना, हमें चाहिए क्या, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर चाहिए। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ठीक है। अब जो हमें गिवन है इसका भी तो कोई ना कोई फार्मूला होता होगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड, है ना, नंबर ऑफ साइड यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हमें वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल 9 दिया है, तो ये हो जाएगा 9 की वैल्यू n इंटू n माइनस 3 और डिवाइड बाई 2, तो 2 इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा ये, है ना, तो इधर ले ही आइए, ठीक है। तो इधर कितना हो गया हमारे पास, 18 हो गया, ये हो गया 18। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू हमें ऐसी चूज करनी है जिनका मल्टीप्लाई यहाँ पे 18 आना चाहिए, लेकिन एक वैल्यू दूसरे से 3 छोटी होनी चाहिए। ये अगर n है तो n से 3 कम होना चाहिए, है ना, दूसरा वैल्यू। तो 18 देखिए, 2 6 3 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, लेकिन 9 और भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का अंतर है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 3 का डिफरेंस है। तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि हमें 3 का डिफरेंस मिलना चाहिए, तो 6 3 18, 6 और 3 में 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3, तो ये हो गया n का वैल्यू, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना, n भाई तभी ना 6 माइनस 3 करेंगे तो ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर कोई एक चीज़ निकाल लीजिए, है ना, एक्सटीरियर निकाल लीजिए। तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे तो इंटीरियर मिल जाएगा आपको, एक्सटीरियर निकाल लेंगे तो इंटीरियर मिल जाएगा। एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो ज़रा गौर कीजिएगा। एक्सटीरियर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n आया कितना है 6, तो 6 छक्के 36 यानी कि 60। तो एक्सटीरियर एंगल जो था वो 60 डिग्री हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा बताइए, यहीं से जल्दी से बताइए ज़रा, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर। भाई एक्सटीरियर अगर दिया है तो इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, इसको घटा दीजिए ले जाके, तो एक्सटीरियर 180 माइनस 60 यानी 120 आ गया, ठीक है, 120 डिग्री। अब हमें दोनों का डिफरेंस पूछा था, ये है 120 माइनस एक्सटीरियर 60, दोनों को घटाएंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। दिया है कहीं, दिया हुआ तो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग इंटीरियर एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड कोई भी सवाल अब आ जाए, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके आप लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, ध्यान से एक एक चीज़ करके समझिएगा, है ना। 3 आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं, उन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड आपको सवाल देखने को मिलते हैं, हमेशा देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए तीनों आइडेंटिटी क्या है। पहली आइडेंटिटी यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ये 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, तीनों आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कितना होता है 1 के बराबर, ठीक है, ये आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + 10, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये 3 आइडेंटिटी। और अगर ये दिख रहा है कहीं पर टेन सेक कॉट कॉसेक इन सब का रिलेशन अगर दिख रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि यही आइडेंटिटी उसमें लगने वाला है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें गिवन क्या है, सेक और कॉस का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिया गया है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिया गया है, हमें ये चाहिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें दोनों का सम दिया है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड जोड़ लीजिए। अगर हम लेफ्ट साइड जोड़ेंगे या फिर पहले राइट साइड जोड़ते हैं, तो राइट साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ पर ए दिया है तो ए ले लेते हैं, प्लस इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ए ले लेते हैं, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लीजिए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितना है, 13 के बराबर, 13, ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, सिर्फ यही बचा, और इसी की वैल्यू चाहिए थी, यानी कितना आ जाएगा 11। ठीक है, बस 11 ऑप्शन नंबर डी। तो ये होता है कमाल आइडेंटिटीज़ का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी का बहुत काम है दोस्तों, है ना, इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको डेली के डेली बताते हैं दोस्तों, तो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।